जय हिंद दोस्तों। देखिए आज फिर से आपके सामने एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट में हम सेट नंबर 9 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम जो है क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 25 तक आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। और साथियों क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दूं आज के क्लास में जो है ना एसएससी सीजीएल 2024 का जो ओली बोर्ड पर लाइव क्वेश्चन देता है उसमें से कुछ क्वेश्चन को आज शामिल किए हैं। कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था तो हमें लगा इस क्वेश्चन को बताना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बन पाता है ओली बोर्ड का मैथ जो पूछा जाता है। लेकिन देखिए हर एक क्वेश्चन जो लगा मुझे कि इस क्वेश्चन को बताना चाहिए वो सभी के क्वेश्चन सभी शामिल कर लिए हैं, ठीक है ना। जिनसे नहीं बना है वो देख लीजिए किस तरीके से बनाते हैं और आप इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट से नहीं बना वो इस क्वेश्चन को देख पाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पाइप एंड सिस्टम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा कि दो नल जो है ना पी और क्यू एक टब को क्रमशः 45 आवर और 30 आवर्स में भर सकते हैं, ठीक। दोनों को एक साथ खोला जाता है तो कितने घंटे बाद नल पी को जो है ना बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि पूरा टब जो है ना वो 24 घंटे में भर जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए दो नल लगा हुआ है, नल पी है नल क्यू, ठीक है ना। नल पी जो है 45 घंटा में भर सकता है एक टब को और नल क्यू जो है वो 30 घंटा में भर सकता है, ठीक है ना। तो हम टोटल टब की कैपेसिटी निकालेंगे, क्या हो जाएगा इसका जो है एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे 180 आ गया। अब टब का जो है कैपेसिटी 180 लीटर का है मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसका इफिशियंसी पी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 180/45 भागा देंगे, फिर इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहे तो 90 भी इसका ले लीजिए, 90 ले लीजिए, इसका एलसीएम जो है ना आप 90 ले लीजिए। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम 90 लेने के बाद 2 और 3 इफिशियंसी आया पी और क्यू का, ठीक है ना। यानी पी जो है 2 लीटर पानी पर आवर भर सकता है और क्यू जो है 3 लीटर पानी पर आवर भर सकता है। अब बोल रहा है कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने घंटे बाद नल पी को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि पूरा टब जो है ना 24 घंटे में भर जाना चाहिए। देखिए मान लेते हैं दोनों नल खुल रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं पी नल जो है ना वो टी समय तक चलता है, ठीक है ना। टी समय तक खुला रहता है तो टी समय तक खुला रहता है तो 2 की इफिशियंसी से टी समय के लिए कितना वो पानी भरेगा 2 इंटू टी भर देगा, ठीक है ना। उसके बाद जो बोल रहा है कि 24 घंटे में भर जाना चाहिए, ठीक है ना। 24 घंटे में भर जाना चाहिए तो मान लेते हैं क्यू जो है 3 की इफिशियंसी तो भर रहा तो 24 घंटा में भर जाना चाहिए ना। यानी लास्ट के ये जब बंद होगा पी तो ये 3 की इफिशियंसी से अपना भर रहा तो 24 घंटा इसको चलना पड़ेगा तब जाकर पूरे कितना भर जाएगा 90 लीटर पानी भर जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे 2t बराबर ये 24 72 उधर 18 हो गया मेरे भाई। तो t बराबर कितना आ गया 9, t बराबर 9 आ गया ना। तो पूछ रहा कितने घंटे बाद नल पी को बंद कर दिया जाए। यानी t क्या माने थे कितने टी घंटा तक चलता है नल पी 2 की इफिशियंसी है यानी टी बराबर 9 है यानी 9 घंटे तक है ना जो नल पी खुला रहता है चलता है, ठीक है ना। तो कितने समय बाद हम बंद कर देंगे तो 9 घंटे के बाद जो है ना वो हम बंद कर देंगे ताकि जो है जो टब है वो पूरी तरीके से भर जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से बनाना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो मान लेना है टी इतना समय तक चला उसके बाद वही तो इतना समय तक चला मतलब 9 घंटे तक चला, 9 घंटे के बाद बंद कर देंगे तो जाकर नल भर जाएगा टब, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सवाल है लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत सारे छात्र नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए मुझे भी नहीं पता है मेरे भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है बोल रहा है √9 माइनस √8 पे पावर -1 है, फिर -√8 माइनस √7 पे पावर -1। इसी तरीके से लास्ट टर्म जो है √5 माइनस √4 पे पावर -1 है। इसका मान पूछ रहा है क्या होगा यदि इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए क्या है ना √9 माइनस √8 पे पावर -1 को हम क्या इस तरीके से लिखा हुआ है √9 माइनस √8 पे पावर 1, यही तो लिखा है ना मेरे भाई, है ना। अब
वन पावर है, कोई मतलब नहीं रह जाता। अब देखिए इसको क्या क्या रेशनलाइजेशन किया है, तो √9 प्लस √8 हो जाएगा बटे √9 प्लस √8 हो जाएगा ना। अब देखिए ये ऊपर में तो यही रह जाएगा, नीचे में क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √9 के स्क्वायर माइनस √8 के स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 का मतलब ही नहीं रहता नीचे लिखने में, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ मेरे भाई इसको √9 प्लस √8, ठीक है ना। अब अगला टर्म जो है माइनस में है तो कोई बात, फिर ये क्या हो जाएगा √8 प्लस √7 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ना, √8 प्लस √7 होगा, जैसे ये प्लस हो गया ऊपर गया तो ये भी ऊपर हो जाएगा, तो √8 प्लस √7, ठीक है ना, प्लस अब देखिए क्या हो जाएगा, ये भी √7 प्लस √6 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, फिर माइनस √6 प्लस √5 हो जाएगा, फिर प्लस √5 प्लस √4, बस चेंज हो जाएगा साइन से, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, एक माइनस √8 प्लस √8 कैंसिल, अब देखिए क्या है माइनस √7 हो, ये प्लस √7 खत्म, ये प्लस √6 माइनस √6 खत्म, ये माइनस √5 होगा प्लस √5 खत्म मेरे भाई। अब बचता कितना है √4 बचा है, ठीक है ना, इधर बचा है √9, यानी √9 प्लस √4 है ना, √4 है, यहाँ माइनस नहीं है प्लस है, यदि माइनस रहता तो -4 होता, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई √9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना, यही इसका आंसर हो। 64% मात्र स्टूडेंट्स क्वेश्चन को किए हैं मेरे भाई, कितना सिंपल था, कुछ नहीं, एक टर्म को पकड़ना था, बाकी सब कर देना, बस साइन का ध्यान रखना, और फाइनली सब कट रहा, देखो ना, ऐसे भी मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे किया, देखा अरे √8 है, √8 सब कटेगा ही, कटने के लिए दे रहा, और ऑप्शन कोई भी मेरे भाई इस फॉर्म में नहीं था, ठीक है ना, कुल होल नंबर के फॉर्म में था, तो देखिए ये √6 कट, ये √5 कैंसिल हो रहा, तो ये 9 √9 √4, यहाँ पर √+4 होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो सीधे 3 पढ़े तो 5 कर देंगे, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों में से भी बनाए होंगे, ठीक है ना मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर 16 जो दिख रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें से आपको एक अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, त्रिभुज से रिलेटेड और एंगल से रिलेटेड, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा कि एक त्रिभुज ABC में AB बराबर x+2 है, AC बराबर जो है 2x - 3 है, और BC बराबर जो है 3x - 11 है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज के कोण को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आपको बोल रहा, यानी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा, उसके बाद उससे बड़ा कोण, उसके बाद सबसे बड़ा कोण कौन होगा, ठीक है ना, आरोही क्रम में बोल रहा, ठीक है ना, त्रिभुज के कोण को। तो देखिए हमको भुजा दे दिया है, लेकिन पूछ रहा कोण, तो कोण कैसे निकालेंगे, देखिए ये असल में लॉजिकल सवाल है। देखिए एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं मेरे भाई, त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना, इसका नाम दे देते हैं AB और C, ठीक है ना। AB बराबर x+2 है, ठीक है ना, BC जो है वो 3x - 11 है, और AC कितना है 2x - 3 है, ठीक है, और इसका पेरीमीटर दिया हो, परिमाप दिया हुआ है, यानी तीनों को जोड़ के ये इसके बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x + x 4x 4 2x 6x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 3 14 में 2 गया तो -12, 6x - 12 बराबर 30 हो जाएगा ये परिमाप, तो 6x बराबर मेरे भाई 42 हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 7। अब x बराबर 7 आया तो AB बराबर कितना होगा, AB बराबर 9 होगा, BC बराबर क्या होगा 10 होगा, 10 हो जाएगा ना, 7 21 - 11 10। अब AC कितना होगा, AC हो जाएगा 7 14 में से 3 गया तो 11 होगा, ठीक है ना 11। अब देखिए बोल रहा त्रिभुज के कोण को छोटे से बड़े क्रम में बताने के लिए, तो क्या करेंगे मेरे भाई, AB 9 है, BC 10 है, AC जो है 11। अब देखिए सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा बड़ा AC है, मतलब AC जो है मेरे भाई ये एंगल भुजा AB और BC से मिलकर बना है ना, तो सबसे बड़ा AC है यानी 11 है, तो ये ज्यादा फैला होगा,
होगा ना। और बढ़ाइए, देखिए 14 बढ़ा रहे हैं, 13, 15, 16 बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है। ये एंगल जो है मेरे भाई ये फैल रहा है। देखिए मान लिए 11 है, फिर 12, 13, 14, 15 ये फैल रहा है। यानी जितना बड़ा सामने के भुजा जो भी एंगल का सबसे बड़ा भुजा होगा वो सबसे बड़ा एंगल वो भी वही होगा, ठीक है ना। यानी एंगल भी मेरे भाई सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना, एंगल भी सबसे बड़ा होगा। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद 10 होगा, 10 मतलब एंगल ए होगा, एंगल होगा ना, एंगल ए होगा। उसके बाद फिर सबसे छोटा 9 है तो इसके सामने एंगल सी होगा, यानी सबसे छोटा मेरे भाई सी होगा। तो बोल रहा छोटा से बड़ा यानी सी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद बी होगा। क्या ऑप्शन सी ए बी कोई है? सी ए बी ऑप्शन ए है मेरे भाई, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से बता रहे हैं, जैसे देखिए एंगल सी जो है सबसे छोटा क्यों होगा, क्योंकि ये 9 है, मतलब कम देखिए कम बहुत कम है, ठीक है ना, 9 है। ये भुजा मानिए, ठीक है ना, ये भुजा मानिए, जैसे ये मार्कर मेरा है ये, ठीक है ना, ये भुजा 9 है, ठीक है ना, ये 9 भुजा है तो कम होगा। अब इससे और बड़ा कीजिए, देखिए ये फैल रहा ना, एंगल बढ़ रहा, फिर और उससे ज्यादा होगा तो और एंगल बढ़ेगा। बस कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, ठीक है ना। लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना, इस तरीके से करना है। डर नहीं जाना कि अरे यार एंगल दिया ही नहीं था हम कैसे बनाएंगे। मेरे भाई सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है ना। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री का, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बोल रहा है कि सेक 56 डिग्री प्लस ए माइनस कोस 24 डिग्री माइनस ए माइनस कोसेक 34 डिग्री माइनस ए प्लस साइन 66 डिग्री प्लस ए प्लस टेन 29 डिग्री इंटू टेन 61 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल सवाल, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए सेक 56 डिग्री प्लस ए डिग्री है ना। अब देखिए सेक का कंपैरिजन हम क्या होता है, साइन 90 माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है ना। और या सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है मेरे भाई, कोसेक थीटा होता है ना। या फिर कोस 90 माइनस थीटा कर दीजिए, साइन थीटा हो जाएगा, या कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ एक को कोई बदलिए, सेक है और कोसेक है, यहाँ जोड़ा लग रहा, तो या तो सेक को बदल दीजिए या कोसेक को बदल दीजिए। तो देखिए हम सेक 56 डिग्री प्लस ए है ना, हम इसको रहने देते हैं, कोसेक को बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, माइनस सेक कितना हो जाएगा 56 डिग्री प्लस ए, यही चीज ये हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए इसको लिख सकते हैं आप, कोसेक 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या, कोसेक 90 माइनस इतना है ना। अब कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे भाई, ये सेक थीटा होता है ना, तो सेक थीटा लिख दिए, सेक कितना डिग्री 56 डिग्री प्लस ए, यहाँ माइनस तो प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए कितना आ जाएगा, सेक 56 डिग्री प्लस ए ये। अब उसके बाद ये कोस थीटा है ना, कोस 24 माइनस ए, और फिर साइन 66 प्लस ए। तो इसको हम या तो साइन में बदल लेंगे या तो फिर इसको कोस में बदल लेंगे। तो चलिए इसी को बदलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस साइन कितना हो जाएगा 66 डिग्री प्लस ए, ठीक है ना। अब देखिए माइनस साइन 66 डिग्री प्लस ए प्लस साइन 66 डिग्री प्लस ए माइनस से 56 डिग्री प्लस ए, और ये प्लस से 56 डिग्री प्लस है, माइनस था है ना, माइनस और प्लस खत्म जीरो। अब वो बचेगा 10 29 इंटू 10 61, तो ये वो इसमें भी बदलिए, 10 को कोट में बदल दीजिए या इस 10 को कोट में बदल दीजिए। तो इस 10 को हम 10 29 को कोट 61 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू 10 61 डिग्री उसको रहने देते हैं, बटे साइन 30 डिग्री, इसका मान कितना होता है 1/2, ये तो 1 हो जाएगा, कोट थीटा इंटू टेन थीटा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। देखिए दो में से कोई जोड़ा बनाना है, पहले देखना है सेक का इक्विवेलेंट कोसेक मिल रहा, तो उसको एक चीज में कन्वर्ट करना, एक एंगल में है ना, ताकि वो कट जाए, कट कर जीरो आ जाता है, फिर इसका जोड़ा ये बन रहा, इसका जोड़ा ये बन रहा, उसके बाद इसको हम खुद से कैलकुलेट करें, उसके बाद आपके सामने रिजल्टेंट है, ठीक है ना। ऐसा कीजिए हो जाएगा। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री का है। बोल रहा है 10 स्क्वायर ए इंटू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोस ए का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको आंसर बताना जो है वो साइन और कोस के टर्म में बताना, ठीक।
तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और ऑप्शन इस तरीके से रहे ना मेरे भाई, तो मेरा आपको एक एडवाइस है कि आप क्या कीजिए, इस फॉर्म में लाने के बजाय आंसर, आप इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया इसमें कोई एंगल का मान आप पुट कर लीजिए अपने मन से, ठीक है ना। और ऐसा मान पुट कीजिए कि नीचे में जीरो ना आए। कोशिश कीजिए कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं नीचे जीरो ना आए, क्योंकि समथिंग बाई जीरो करेंगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा, फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो आप जीरो मत कोशिश कीजिए लाने का, ठीक। तो कोई एंगल पुट कर लीजिए आपका जो मन है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं थीटा का मान, हम ए का मान, सॉरी थीटा की जगह ए है, ए का मान हम 30 डिग्री पुट करते हैं, 30 डिग्री पुट करते हैं मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 30 का मान 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 इंटू इसका मान क्या होगा, कोसेक 30 का मान 2 होता है, तो 2 - 1 1 ही हो जाएगा ना, बटे कोस 30 का मान कितना होगा, √3/2 हो जाएगा ना। अब देखिए हो जाएगा 1/3 इंटू 2/2 प्लस √3 है ना, 2 प्लस √3 यानी 2/3 इंटू 2 प्लस √3। अब इतना देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको परिमेयकरण करना है तो ये भी कर सकते हैं। अब देखिए इतना रहने देते हैं। अब ऑप्शन ए में बैठाते हैं, ए का मान जो है 30 डिग्री, तो ए का मान 30 डिग्री हम बैठाते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 अपॉन 1 - 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, 1 - 1/2 यानी एक में आधा घटेगा तो 1/2 इंटू कोस 30 का मान कितना होगा, √3/2 हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस √3/2 हो जाएगा ना। अब देखिए 2 कैंसिल किए तो हो ही जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे भाई, 2/2 प्लस √3 बचेगा, ठीक है ना। क्या ये 2/2 प्लस √3 आ रहा, नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ये कट जाएगा। अब देखिए क्या है, दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। ए का मान 30 डिग्री है तो 30 डिग्री बैठाते हैं फिर, ठीक है ना। फिर 30 डिग्री बैठाते तो 1/2 हो जाएगा, बटे 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, फिर इंटू हो जाएगा 1 प्लस √3/2, तो फिर यही चीज हो जाएगा 1 प्लस √3/2 होगा ना। फिर ये क्या होगा मेरे भाई, अब देखो 2 प्लस √3, एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक 2 बचेगा ना, तो ये 2 प्लस √3, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 इंटू 2 प्लस √3। क्या ये ऑप्शन आया है, ऑप्शन बी आया है इसके जैसा, आ गया है मेरे भाई, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि साइन कोस के टर्म में यदि आपको लाना है तो फिर इसको कैलकुलेशन कीजिए इसका, देखिए वो भी आएगा, वो भी बता देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा करना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या है ना, इसको हम सोल्व करते हैं, क्या आंसर आता है साइन कोस के टर्म में या नहीं। अब देखिए क्या है, टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिखेंगे, 1 कोसेक ए को 1 साइन ए -1, इसको हम एलसीएम लेंगे तो 1 - साइन ए बाई साइन ए आएगा ना, तो लिख देते 1 - साइन ए बटे साइन ए, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस कोस ए, ठीक है ना, 1 प्लस कोस ए। अब देखिए क्या क्या कट रहा है मेरे भाई, ये साइन साइन कट रहा है तो एक साइन ए बचता है, ठीक है ना, साइन ए बचता है इंटू 1 - साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए तो है ही, ये है ना। अब कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या करेंगे, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 - साइन ए, ठीक है ना। तो 1 - साइन ए 1 - साइन ए कट गया, तो कितना है मेरे भाई, साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए आया। ऑप्शन कोई है, ऑप्शन बी है मेरे भाई, आ गया ना, सेम आंसर वही आ गया बस। लेकिन इस तरीके से आपको इस फॉर्म में लाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, उस वक्त टाइम आपके पास उतना नहीं रहेगा जब कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देर से ही लेकिन आंसर आ जाए, ठीक है ना। तो आप एंगल का मान पुट कीजिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा लग गया कि ऑप्शन सेकेंड है या फिर थोड़ा टफ लग गया, कुछ नहीं है ऐसा, फास्ट कीजिएगा तुरंत हो जाएगा, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम का है, और इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। बोल रहा कि एक संख्या को 7 से हम जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है ना यानी शेषफल 4 प्राप्त होता है। यदि समान संख्या को यानी वही संख्या को, समान संख्या को के वर्ग को 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा।
यदि इस क्वेश्चन का रूल आपको नहीं पता तो भी बनाइएगा। देखिए कैसे बनाइएगा, अपने मन से मान लीजिए, बेसिक जो थॉट आपकी है उसी के माध्यम से। एक संख्या के को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 बचता है, यानी कोई संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 बचता है। मतलब 11 एक संख्या है, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 बचेगा ही ना, 7 एकम 7 4। या फिर इसको आप 18 भी बोल सकते हैं, फिर 7 ऐड करते चले जाए 18, फिर 25 है ना। देखिए सबको 7 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा रिमाइंडर 4 बचेगा। तो हम ये सब पर नहीं जाएंगे, बल्कि सबसे छोटा जो वैल्यू होगा उसी को मानकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं 11 संख्या है, ठीक है ना, 11 संख्या है। अब हम इसको डिवाइड 7 से करते हैं तो रिमाइंडर 4 आ रहा। अब इसी संख्या की वर्ग को 7 से डिवाइड करते हैं, मतलब यही 11 संख्या है ना, इसके वर्ग को हम यानी 121 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई। तो आप डिवाइड कीजिए, कितना आएगा रिमाइंडर, 7 एकम 7, 5 7 49 2, रिमाइंडर जो है ना वो आ गया 2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये था तब ना, और कोई बड़ा वैल्यू आ जाएगा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू, आप ना तो स्क्वायर कर पाइएगा ना फिर इसको डिवाइड करने में समय लग जाएगा। देखिए क्या करना है, जब किसी संख्या को बोलेगा ना n से विभाजित करते हैं तो शेषफल r प्राप्त होता है ना, और सेम संख्या को यहाँ ध्यान रखना, और सेम संख्या को नहीं उसी संख्या के वर्ग को या फिर कुछ और बोलेगा उसी संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल होता है। तो क्या करना है, जो रिमाइंडर होता है ना मेरे भाई, रिमाइंडर उसी वही मेन संख्या मान लेना, ठीक है ना। तो मान लेते हैं मेन संख्या ये है, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है इस संख्या के वर्ग को 7 से डिवाइड करते तो इस रिमाइंडर के स्क्वायर कर देना और इसको 7 से डिवाइड कर देना, मतलब 16/7 कितना रिमाइंडर आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना है, इसका कोई मतलब नहीं करना, ठीक है ना। रिमाइंडर को जो भी बोलेगा रिमाइंडर मान लेना, उसका स्क्वायर बोलेगा स्क्वायर कर देना, क्यों बोला क्यों कर देना, उसके बाद संख्या से डिवाइड कर देना, आ जाएगा, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है 20 नंबर। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है व्यंजक दिया हुआ है आपके सामने 1 + 2x इंटू 1 + 4x² इंटू 1 + 16x⁴ प्लस इंटू 1 + 256x⁸ इंटू 1 - 2x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक फार्मूला लगाना है a + b इंटू a - b, उसी तरीके से करते रह जाना, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको करना है, क्या करना है, हमको मिल रहा है 1 + 2x और आगे दिया 1 - 2x, यानी a + b इंटू a - b है ना। तो a² - b² करेंगे तो a² 1 - 4x² हो जाएगा, ठीक है ना। a² - b² किए यानी 1 के स्क्वायर - 2x का होल स्क्वायर किए तो क्या आएगा 1 - 4x² आएगा ना। ये कर दिए 1 - 4x²। अब फिर आया 1 + 4x², फिर a - b इंटू a + b होगा, फिर a² - b² होगा, तो फिर 1 - 16x⁴ हो जाएगा। अब देखिए 1 - 16x⁴ आया, फिर 1 + 16x⁴, फिर a - b इंटू a + b, तो 1 - 256x⁸ आ गया, ठीक। अब 1 - 256x⁸ आया, a - b इंटू a + b फिर होगा, ये बचा हुआ 1 + 256x⁸, तो फिर a² - b² यानी 1 - 256x⁴ हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, 256 का स्क्वायर करना है तो 256 का स्क्वायर कीजिए तो 256 × 256 करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका 256, ठीक है। 1 माइनस मेरे भाई ये हो जाएगा 1 - 65 53 6x⁴ जो है ना वो 16 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बस a + b इंटू a - b। अब देखिए इससे रिलेटेड एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। कभी कभी होगा क्या ना, ये नहीं देगा, ये कोई इसका पेयर देगा ही नहीं, ठीक है ना। मान लेते हैं ये 1 - 2x नहीं देता तो क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं हम क्या करते हैं a + b इंटू a - b हर हाल में हमको बनाना, तो हम इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हैं 1 - 2x करते हैं ना a + b इंटू a - b बनाने के लिए, तो हम डिवाइड भी 1 - 2x से करते हैं, ठीक है ना। और फाइनली आंसर जो आता है वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में 1 - 2x आता ही, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर में आंसर ये भी रहता, ठीक है ना। बाकी चीजें तो वही हो जाती, ठीक समझ आया। बस एक और चीज सिखाना था इसमें, यदि नहीं रहता तो
तो अपने से करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करना, डिवाइड भी करना, सेम काम तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से करना है, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए, हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इसी प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आया है और बता देते हैं। बोल रहा कि यदि P जो है ना 3 और 9 का तृतीय अनुपाती है, ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा है 6P और 4 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो देखिए तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला बताए थे कि जब दो संख्याएं x और y है मेरे भाई, दो नंबर आपके सामने दिया है, तो इसका तृतीय अनुपाती निकालना है ना, तृतीय अनुपाती। तो इसका फॉर्मूला बता दिए थे डायरेक्ट, जो है ना वो होता है y²/x होता है, ठीक है ना। तो y²/x यहाँ 3 और 9 है, 3 और 9 है ना, तो P का तृतीय अनुपाती 3 और 9, यानी P बराबर यही तृतीय अनुपाती जो है P बराबर होगा y²। y का मान कितना है 9 × 9/x कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो ये 27 आ गया, ठीक है ना। अब 27 आ गया P का मान, तो पूछ रहा है 6P और 4 का जो है चतुर्थानुपाती, यानी 6P जो है 27 आ गया और 4 का जो है ना ये चतुर्थानुपाती क्या होगा, यानी फोर्थ रेशियो क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, इसका भी फॉर्मूला बताए थे कि जब x y और z रहे, इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा मेरे भाई, x/y बराबर z/k हो जाएगा, यानी k बराबर जो चतुर्थानुपाती y × z/x होगा, ठीक है ना। ये चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। चतुर्थानुपाती मैं लिख देता हूँ यहाँ, ठीक। ये कुछ नहीं, अपना सोच से ये बना है फॉर्मूला, अपना जो है ना कॉमन सेंस रेशियो का उसी से बनकर आया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का चतुर्थानुपाती पूछ रहा, तो क्या करेंगे 6/27 बराबर 4/ चतुर्थानुपाती नहीं पता है तो के मान लेंगे, या चतुर्थानुपाती रहने दीजिए। तो इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 नंबर 27, तो 9 दूना 18, के बराबर कितना आ गया 18 आ गया, नहीं चतुर्थानुपाती 18 आएगा। नहीं तो आप इस फार्मूला से भी आप यूज करिए y × z। देखिए y × z कितना होगा 27 × 4/x, x 6 आया मेरे भाई, यही तो मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। देखिए 27 × 4/6 आ रहा है, के माने के बराबर 27 × 4/6। बस रेशियो के माध्यम से ये चतुर्थानुपाती और तृतीय अनुपाती या वर्ग जो है व्युत्क्रमानुपाती सब इसी के माध्यम से निकलता है, ठीक है ना। मध्यानुपाती सब इसी के माध्यम से निकलता है। तो आप इस तरीके से देखिए, द्वितीय 6, नौतीय 27, 2 दूना 4, 9 दूना 18 आ गए है ना। तो जैसे आपको मन है वैसे कीजिए, बस आंसर लाइए फाइनली, ठीक है ना। जिनको नहीं पता है उनके लिए फार्मूला है, और जिनको पता है तो कोई बात नहीं, आप बेसिक माध्यम से ये बना सकते हैं, ठीक। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। सच बताऊं तो ये क्वेश्चन मेरे भाई मेरा दिल छू लिया, ठीक है ना। इतना अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई कि आप देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, और इसकी सोच क्या, कोई भी चीज़ आपके सामने जब आता है क्वेश्चन, जब आप इस तरीके का क्वेश्चन कभी नहीं किए, तो उस क्वेश्चन में हमको किस तरीके से रिएक्ट करना होता है वो देखिए बताएंगे। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्म की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का संभावित अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, समझिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं मेरे भाई, बना लिए, ठीक है ना। अब क्या है ना, इसके कर्म की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री है मान लेते हैं। अब देखिए किसी पूछ रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो बोलिएगा इस त्रिभुज के यदि तीनों भुजा मिल जाए तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा और 1 कोण मिल जाए तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज के जो है इन रेडियस मिल जाए और उसके बाद भुजा कुछ मिल जाए तो भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्या है ना, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें सिर्फ कर्म की लंबाई दे दिया, उसके बाद आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। या फिर एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार मिल जाए और ऊंचाई तो निकाल सकते हैं ना। तो देखिए इस त्रिभुज में दिया हुआ सिर्फ कर्म, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल एक होता है आधार इंटू ऊंचाई होता है ना, या तो ये मिल जाए मेरे भाई तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि आप इस हाइपोटेनस जो है कर्म है, हम इसको यदि आधार मान लेते हैं, ठीक है ना, तो इस पे एक परपेंडिकुलर खींचते हैं जो इस 90 डिग्री से मेरे भाई परपेंडिकुलर जो खींचते हैं, तो ये 90 डिग्री
के पास ही जाएगा, जाकर गिरेगा, ठीक है ना। ये 90 डिग्री से परपेंडिकुलर जाएगा हाइपोटेनस पे, तो देखिए क्या होता है ना, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरे भाई जब ये परपेंडिकुलर होगा, जब ये हाइट होता है समकोण त्रिभुज में, ये परपेंडिकुलर होता है, तो इस हाइपोटेनस का जो है ना वो आधा होता है, ठीक है ना, इस हाइपोटेनस का आधा। और ये परपेंडिकुलर जो कहलाता है मेरे भाई सरकम रेडियस कहलाता है, और इसका सरकम सेंटर ये हो जाता है, ठीक है ना। सरकम सेंटर यही होता है, इसी को ये सब रेडियस है, ये रेडियस जितना उतना भी ये उतना भी ये, तभी तो एक सर्कल खींचते हैं, तीनों एंगल से होकर गुजरता है, इसी को बोलता है सरकम रेडियस। और सरकम रेडियस मेरे भाई यही ऊंचाई होता है ना, जो इस सरकम रेडियस कहलाता है, ठीक है ना। तो आप देखिए आपको आधार मिल गया, ऊंचाई भी मिल गया। ऊंचाई कितना होगा, हाइपोटेनस का आधा होता है, बायवृत्त के त्रिज्या होता है ना, कर्ण के आधा होता है, तो हो गया। तो 1/2 हो जाएगा, इंटू आधार हम 24 मान लेंगे उस भुजा को, ऊंचाई कितना होगा 12 मेरे भाई, हो जाएगा ये हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है ना। 24, हाँ 144 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है रिएक्ट क्वेश्चन में, जब भी आए अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम हड़बड़ाना नहीं, कोई क्वेश्चन देकर नहीं बनेगा या स्किप कर दे, थोड़ा सा समय देकर कूल माइंड के साथ सोचना है, क्वेश्चन बन जाए। पहली बार मेरे सामने मुझे भी लगा रही यार कैसा क्वेश्चन दे दिया, फिर फाइनली सोचे हमको चाहिए क्या, ये भुजा दे दिया, हमको आधार इंटू ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई नहीं, मतलब ये कॉन्सेप्ट पता था कि ऊंचाई जो होता है मेरे भाई वो सरकम रेडियस होता है, ठीक है ना, और ऊंचाई जो होगा इसका आधा होगा हाइपोटेनस का, ये पता है फॉर्मूला, हम बताएं टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में भी बताएं, तो आप ध्यान रखिए, ठीक है ना ऐसा क्वेश्चन। मेरे भाई एक और देखिए डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, बोल रहा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 8, 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर जो है ना शेषफल यानी रिमाइंडर जो है 4, 8, 11, 16, 20 और 26 बचता है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, आपके सामने ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन दिया रहता है, तो आपको बिल्कुल भी बेसिक मेथड में नहीं जाना है, इस क्वेश्चन को हमको फाइनली आंसर निकालना है, ठीक है ना, हमको बोर्ड में बैठे नहीं हमको मार्क्स उठाना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 बचता है, ठीक है। तो पहला ही संख्या पकड़ लेना मेरे भाई, पहली संख्या पकड़ लेना और ऑप्शन पे आ जाना। अब 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है ना कि कोई भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट जो है ना मेरे भाई वो 8 से डिवाइड होता है ना, तो वो संख्याएं 8 से कट जाती है, ठीक है ना। तो देखिए ये संख्याएं 8 से कट रही है, तो पूरी कट रही है मेरे भाई, 120 बार में 12 और 96, ठीक है ना। तो आज लेकिन क्या रिमाइंडर 4 बच रहा, रिमाइंडर नहीं बच रहा, पूरी तरीके से कट रहा, लेकिन हमको चाहिए कि 4 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो क्या ये 8 से कट रहा और 4 रिमाइंडर दे रहा, तो 8 एकम 8, 8 एकम, हाँ ये कट रहा है मेरे भाई, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 7, 8, 8 9 72, 4 रिमाइंडर दे रहा, ठीक है ना। 4 रिमाइंडर दे रहा मतलब 8 से डिवाइड होता है प्लस 4 रिमाइंडर दे रहा जो कि सेटिस्फाई कर रहा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो 8 से ये डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर दे रहा, तो ये बिल्कुल ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर इसको देखते हैं ऑप्शन ए को, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 दूना 16, 8 3 24, एक रिमाइंडर यहाँ पर दे रहा, ठीक है ना। अब क्या होगा 985, देखिए 8 से डिवाइड करते हैं 8 एकम 8, 2 16, 2 8 3 14, एक रिमाइंडर दे रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ 8 से डिवाइड करते हैं 4 रिमाइंडर दे रहा, बाकी भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। 12 से डिवाइड कीजिए, देखिए 8 रिमाइंडर देगा, ठीक है ना। तो आपको डिटेल में जाना नहीं है, बस देखना ऑप्शन, वो भी पहला पढ़ना, 4 देखना रिमाइंडर आ रहा सेटिस्फाई करा देना। देखो यहाँ पे 8 का रूल भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। 8 के रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या जब 8 से यदि डिवाइड होती है तो उसके लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से यदि डिवाइड है तो पूरी संख्याएं 8 से डिवाइड होती है, ठीक है ना। ये लिख लेना 8 के डिविजिबिलिटी का रूल। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही प्यारा सवाल है। बोल रहा कि किसी मीनार के आधार जो है ना और इसके साथ समान सरल रेखा से क्रमशः 6 मीटर और 96 मीटर की दूरी पर जो है स्थित 2 बिंदु है, बिंदु सी और बिंदु डी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है ना वो 65 डिग्री है और दूसरा जो है 25 डिग्री है, ठीक है ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपसे बोल रहा। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको हम ऑलरेडी करा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, और चेंज क्या है मैं बता रहा हूँ। जैसे एक मीनार है, ठीक है ना, मीनार के एक बोल रहा है कि इसके समान सरल रेखा से क्रमशः 6 मीटर, ये 6 मीटर
और 96 मीटर की दूरी पर मेरे भाई दो बिंदु है, ठीक है ना। और इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है मेरे भाई वो दिया हुआ है, एक का 65 डिग्री है और दूसरे का 25 डिग्री है, ठीक है ना। क्योंकि 65 डिग्री ये जितना नजदीक आएगा उतना एंगल बढ़ेगा और जितना दूर जाएगा उतना ये लाइन झुकेगा तो एंगल कम होगा। इस पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि जितना एंगल फैलेगा सामने वाली भुजा उतना बड़ा होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है, ऐसा ना 25 ये कर दीजिए 65 वो कर दीजिए। अब बोल रहा है मीनार की ऊंचाई यानी एच पूछ रहा है आपसे। आपको बताया है मेरे भाई जब इस तरीके से रहे कि यदि ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है मेरे भाई और ये ए है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस और टोटल ये बी है, तो मीनार की ऊंचाई आपको क्या बताएं थे फॉर्मूला एच बराबर रूट ए बी लिख देना डायरेक्ट, ठीक है ना। जब एंगल जो है ना दोनों एक दूसरे का पूरक होगा, ठीक है ना। पूरक का मतलब दोनों एंगल का सम जो है 90 डिग्री होना चाहिए, पूरक का मतलब वही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या दोनों कोण का मान जोड़ जो है 90 डिग्री हो रहा, 65 25 कितना हो 90 डिग्री हो रहा। तो आंख बंद कर सीधे लिख देना मीनार की ऊंचाई बराबर अंडर रूट 6 इंटू 96। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसको 6 इंटू 6 इंटू 16 कर सकते हैं, 96 को 6 इंटू 16, ये 6 बाहर आ जाएगा, ये 16 का 4 आ जाएगा बाहर, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 24 क्या है मीटर में है, तो 24 मीटर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ छात्र क्या करेंगे गड़बड़ कर देंगे 65 डिग्री और 25 डिग्री हमको मान नहीं पता है, कोई बात नहीं, मान भी नहीं पता तो भी आप बैठाइए ना, एक टेन थीटा आएगा, एक आएगा एक ये कोट थीटा आएगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 आएगा, ठीक है ना। फाइनली 1 आने वाला है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से करिए जो फार्मूला बताया, नहीं तो आप बेसिक माध्यम से कर सकते हैं, वो भी बता दिए हैं, लेकिन मेरा सलाह है कि आप ये फार्मूला मेरे भाई यूज करिए जब एंगल एक दूसरे के पूरक हो और हाइट आपसे पूछ रहा है तो अंडर रूट ए इंटू बी होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और पूरे का डिस्टेंस का मल्टीप्लाई का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है और ये आज के सेट नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बार और आप लोगों को याद दिला दें, जो भी भाई हमारे साथ हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमसे पहली बार जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए मेरे भाई, लाइक बहुत कम रहता है, ठीक है ना। तो देखिए पहला ये लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 113 और 959 तक की सभी संख्याएं जो 7 और 9 का गुणज है, यानी 7 और 9 का मल्टीपल है, तो उनका औसत क्या है ये पूछ रहा हूँ। तो देखिए 7 और 9 का मल्टीपल 113 और 959 तक की कितनी संख्याएं होगी, उन सभी संख्याओं को हम जोड़कर टोटल संख्या से डिवाइड करेंगे तो उसका औसत पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई। तो करना क्या है 7 और 9 बोल रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना है 7 और 9 यानी दोनों का गुणज होना चाहिए, यानी 7 और 9 का मतलब जो है 63, 7 और 9 का मतलब 63 का मल्टीपल, तो 63 का मल्टीपल 113 और 959 तक, मतलब ये दोनों संख्याएं लेना है तक बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है 126 होगा पहली संख्या है, 126 जो 9 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा 126। दूसरा कितना होगा मेरे भाई, दूसरा संख्या फिर 63 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 1 189 हो जाएगा, ठीक है ना 9। फिर इसी तरीके से हो जाएगा मेरे भाई, सबको पहले हम जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, सबको जोड़ते हैं और 959 तक, तो 959 डिवाइड करते हैं, देखते हैं 63 तक कितना आएगा, एक बार में 63 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 32 9, 5 बार में 25, 15 के 5 बाकी है 31 315, ठीक है। तो आ रहा है कितना 14 आ रहा है, यानी 14 इसमें घटाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 14 आ रहा है, तो 14 इसमें घटाएंगे मेरे भाई तो 145 आए, सॉरी 945 आएगा, 945 देखिए ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये लास्ट टर्म जो 945 आया, लास्ट टर्म 945 आया ना, अब इसका सम हमको निकालना है, तो सम कैसे निकालेंगे, सम एसएम का फॉर्मूला लगाएंगे, एसएम बराबर n/2 इंटू ए प्लस टी एन होता है ना, ए प्लस टी एन होता है लिखना। अब देखिए n कितना होगा, n हमको नहीं पता, n क्या होगा मेरे भाई, अब n का यहाँ मतलब भी नहीं बनता, सीधे इसको हम लिख देंगे, देखिए क्योंकि औसत पूछ रहा है, यानी जितना संख्या होगा उससे डिवाइड होगा, यही तो औसत होता है ना, जितना संख्या उससे डिवाइड कर दो, n तो फाइनली कैंसिल हो जा रहा है, इसका योग लिखे ना n/2 इंटू ए प्लस टी एन होता है,
ये सम हो गया टोटल का, लेकिन हमको औसत चाहिए। तो औसत जितना संख्या इसके बीच है, इतना टोटल संख्या, उससे डिवाइड करेंगे, यानी एन से डिवाइड करेंगे, एन कैंसिल, कोई मतलब नहीं एन निकालने का भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए, हम जब क्वेश्चन इसको सोल्व कर रहे हैं तो हम एन का भी मान निकालें, लेकिन आपको जो बता रहे हैं एक देखिए मेरे माइंड में आया कि हमको एवरेज पूछ रहे हैं, एन से डिवाइड कर, क्यों एन का मान निकालें हम, ठीक। तो यहाँ एन सम निकाले थे, अब एवरेज भी निकालनी है, एन से डिवाइड आ गया, तो ए प्लस टी एन बटे 2 आ गया सीधे मेरे भाई। ए का मान 126 प्लस 945 हो जाएगा, टी एन मतलब लास्ट टर्म, बटे 2 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा 6 5 11 1 बाकी है, 4 2 6 1 7 9 9 1 10 बटे 2 कितना हो जाएगा, 535.5 आ गया मेरे भाई। कितना आसान तरीके से बना दिए, बन गया ना। यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा हुआ मेरे साथ कि एन का मान नहीं निकालना पड़ा, ठीक है, नहीं तो एन का मान निकालते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, और उसके बाद टी एन बराबर इतना करते, तो इतना कुछ नहीं करना, बस इतना आ गया, ठीक है ना, ऐसे करना। साथियों आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, और सेट नंबर 9 जो है कंप्लीट कर लिए हम लोग, और जब नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे उसके बाद और कोशिश करेंगे बढ़िया क्वेश्चन लेकर आएँ, और बढ़िया से बढ़िया बताने का प्रयास करें अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ आए, ठीक है ना। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 100% आपके लिए दे दूँ, तो आपका मेरे भाई फर्ज बनता है कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि लाइक बहुत कम रहता है मेरे दोस्त, बहुत लिखता हूँ, बहुत टाइम लग जाता है, 25 क्वेश्चन, और वो भी 2 पार्ट में, समझ सकते हैं ना। ये क्वेश्चन आपको बनाने में हमको 5 से 10 मिनट लग जाता है, 10 मिनट मेरे भाई, ठीक है ना। तो आपका ये फर्ज बनता है आप लाइक कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ठीक है ना, धन्यवाद।